हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपने पिछले साल पढ़ा होगा रैखिक समीकरण जो कि बहुपद में पढ़ाया जाता है। ये एक प्रकार है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार से हमने कक्षा 9 में ही पढ़ा था कि रैखिक समीकरण कौन सी होती है, जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उन्हें हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो देखते हैं प्रश्नावली हमें क्या कह रही है। स्टार्ट करते हैं दो चर से। सब जानते हैं चर क्या होता है। चर एक तरह का वेरिएबल होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता है, ठीक है। मूवेबल होता है, कभी 5 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी -3 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे आता है, ठीक। दूसरा होता है अचर। चर का अपोजिट होता है अचर, जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि अचर कौन सा होते हैं? 1, 2, 3, 4, -5, -6, जितनी भी आपने अंक गणित में अंक पढ़े हैं वो सब क्या है, अचर में आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? चर की बात कर रहे हैं, ठीक। अब चर कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, डॉलर हो सकता है, हैश हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इन सब के हमको मान नहीं पता है, तो जिनका मान हमको नहीं पता है उनको हम चर राशि में डालते हैं और जिनको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने चर की कह रहा है? दो चर की बात कर रहा है, तो ठीक है, x और y मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका कुछ मान हो। जैसे कि बहुपद, अगर किसी बहुपद का किसी मान के बराबर हुआ, ठीक है। अगर इक्वल साइन आ गया, बराबर साइन आ गया, वो चाहे 0 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये क्या बन जाता है? एक तरह का समीकरण बन जाता है, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसका कुछ मान हो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब कौन से समीकरण की बात कर रहा है? ये रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। अब बहुपद में आपने पढ़े होंगे रैखिक, द्विघात, द्विघात, त्रिघात, इस प्रकार से बहुपद के प्रकार पढ़े थे घात के आधार पे। तो रैखिक में क्या होता था? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। चर की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं और ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। द्विघात का देख लीजिए। द्विघात में क्या होता था? चर की जो अधिकतम घात है कितनी होती है? उसमें 2 होती है, ठीक है। कितने भी चर वाले पद होंगे उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो हम उसे क्या कह देंगे? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। अगर इक्वल्स का साइन आ रहा है तो क्या बोल देंगे? द्विघात समीकरण। इक्वल्स का साइन नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे? बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। सेम त्रिघात के लिए क्या होता है? अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। उदाहरण देख लेते हैं। रैखिक का क्या होता है? रैखिक समीकरण का x + 5, ये क्या आया? y बराबर x + 5। यहाँ पे चर कौन कौन से हैं? x और y, ठीक है। x की अधिकतम घात क्या है? x की घात कितनी है? चलो ये देख लेते हैं। x की घात कितनी है? घात किसको बोलते हैं? जो पावर में होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ लिखा होता है। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंस ही बताती है, इसकी उपस्थिति ही बताती है कि इसकी घात कितनी है? 1 है। तो
इसकी घात कितनी है 1। ऐसे ही y की चेक करेंगे, y की घात कितनी है वो भी 1 है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये किसका उदाहरण है, एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। क्लियर। द्विघात के लिए क्या होता है, कुछ भी ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। ये किसका उदाहरण है, द्विघात समीकरण का। इसमें यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 1 है। ठीक, तो पूरे समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो गई 2 हो गई। उस तभी तो हमने बोला इसको द्विघात समीकरण। तो ये किसका उदाहरण हो गया, द्विघात समीकरण का। तीसरा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, त्रिघात समीकरण का। कैसे, यहाँ पे अधिकतम घात 3, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 0। 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ x नहीं है लेकिन x की घात 0 है, जो कि कितना होता है, किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह 1 भी रखूँगा तो 9 गुणा 1 कितना होता है 9। तो ये दिख नहीं रहा है कि x की घात कुछ है कि नहीं, x है कि नहीं है, लेकिन अगर x नहीं है इसका मतलब x की घात कितनी है 0 है। क्लियर। तो 0 1 2 3 अधिकतम कितनी हो गई 3। तो क्या किसका उदाहरण हो गया ये, त्रिघात समीकरण का। क्लियर। लेकिन हम किसकी बात करेंगे इस चैप्टर में, रैखिक समीकरण की। और कितने चर होने चाहिए, 2 चर होने चाहिए। क्लियर, कितने चर होने चाहिए 2 चर होने चाहिए। एक चर वाला हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा, देखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उन रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में। युग्म मतलब 2। ठीक है, 2 रैखिक समीकरण हो गई, इनके मानक रूप के बारे में आपने पहले सुना होगा। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है ऐसा ढांचा जिससे बाकी सब चीज़ें बनी हो। जैसे एक रैखिक समीकरण बनानी है तो उसका ढांचा, जैसे कोई ईंट बनानी होती है तो एक हमारे पास ढांचा रहता है, उसके अंदर मिट्टी डालते हैं गली हुई और उसको सुखाते हैं तो सेम तरह की ईंट बनती है। तो ऐसे ही रैखिक समीकरण की एक ढांचा होता है, उसके अंदर हम चर और अचर डालते हैं और हमें फिर उस ढांचे से क्या मिलती है, एक रैखिक समीकरण मिलती है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं मानक रूप। मानक रूप भी किसका, रैखिक समीकरण। 2 तरीके से होता है, एक चर का और एक 2 चर का। ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मानक रूप क्या पढ़ा था आपने, ax प्लस बी, यही होता था, जिसमें x क्या है चर है और a, b ये क्या है एक अचर है। उदाहरण देखूं तो क्या हो सकता है, 2x प्लस 3, ये एक क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, बराबर में कुछ होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। अगर बराबर का साइन नहीं है तो वो क्या बन जाता है, रैखिक बहुपद। बराबर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण। इस साल क्या पढ़ोगे, क्लास 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, पहला चर, ये क्या है दूसरा चर। ठीक है, 2 चर कंप्लीट हो गए। अब जो बचे हुए हैं वो क्या है, a, b, c, ये क्या है अचर है। ठीक है, लेकिन अचर भी कौन से होते हैं, अचर मतलब जिनका मान निश्चित है, जो फिक्स है।
ठीक है, उनका मान कभी भी नहीं बदलेगा, ना आज बदलेगा ना कल बदलेगा ना कल बदला था। ठीक है, प्लस दो ही रहेगा, आज भी प्लस दो है उसका मान, कल भी प्लस दो है, और कभी और पूछोगे तो अभी प्लस दो ही रहेगा, तो अचर। लेकिन वो क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एबीसी के मान तो अचर हैं, मान तो फिक्स है, लेकिन किसके अंडर आने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। काल्पनिक संख्या से काम नहीं चलेगा, वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए, जो कि हम रोजमर्रा के जो गणित के प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसमें जो यूज करते हैं अंक वगैरह, वो कौन सी होती है, कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही ए बी और ए बी सी ये तीनों क्या है, अचर हैं, अचर के साथ साथ क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, उदाहरण के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी लिख लीजिए, ए का मान ले लिया 2, बी का मान ले लिया 3 और सी का मान ले लिया 4। ये भी क्या हो गई तुम्हारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, अब लास्ट ईयर आपने इसका हल निकालना सीखा होगा। ठीक है, कि x का क्या मान आएगा, इसके हल क्या होंगे, रैखिक समीकरण के हल। हल का मतलब क्या होता है, जो चीज नहीं पता उसका मान निकालना। ठीक है, यहाँ पे a का मान हमें पता है, b का मान पता है, क्योंकि वो अचर है। किसका मान नहीं पता, चर का, तो वही उसका हल होगा। तो x का मान निकालना सिखाया था लास्ट ईयर। कैसे निकालते थे, जैसे कोई समीकरण है 2x + 4 = 0। अब यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे, कि जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजते जाओ। ठीक, कैसे करते थे, एक्स्ट्रा क्या है, +4 इधर जाके क्या बन जाएगा, -4। ठीक है, तो क्या हो गया, 2x = -। अब हमें किसका मान चाहिए, x का, लेकिन साथ में क्या है, 2 क्या है इसके गुणा में, उधर जाके क्या बन जाएगा, ये भाग। ठीक, तो यहाँ क्या रह गया, x गुणा में था, उधर जाके भाग, कितनी बार कटेगा, 2 बार, माइनस प्लस माइनस, तो x का मान क्या आया, -2। एक चर वाला रैखिक समीकरण का ये आंसर है। ये क्या होता था, एक तरह से हम लास्ट ईयर शून्यक भी निकालते थे, तो x = -2। -2 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है, रैखिक बहुपद है तो शून्यक भी एक ही आएगा। ठीक है, तो हमने निकाला हुआ है। अब आते हैं दो चर की तरफ। ठीक है, दो चर का किसी ने किया था लास्ट ईयर, नहीं किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोर्स में ही नहीं है। चलो इस साल करते हैं। लेकिन आपने ग्राफ बनाया था लास्ट ईयर, ग्राफ बनाया होगा, तो उसमें कैसे बनाया था, कुछ इस प्रकार से रखा होगा, एक बॉक्स बनाया होगा कि x का मान एक बार 0 रख के देखा और y का मान निकाला, रख के देखो, x का मान 0 रखा, इस वाली समीकरण में x का मान 0 रखा, तो कितना हो गया, 2 × 0 + 3y + 4 = 0। 0 से गुणा होके 0 हो गया, क्या बचा, 3y + 4 = 0। y का मान निकालना है तो बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या आया, 3y = -4। तो y का मान क्या आया, 3 क्या है गुणा में, वापस से इधर जाके क्या बन जाएगा, भाग, तो -4/3। ये क्या आया, y का मान, कब, जब x का मान क्या है, 0। ठीक है, तो ये आ गया। क्लियर, एक और है, जब एक बार x का मान 0 रखते थे, एक बार y का मान 0 रखते थे। क्लियर, y का मान 0 रखा, इस वाली समीकरण में क्या आएगा, 2x ऐसा कैसा रहेगा, और 3 × 0 + 4 = 0। ये तो 0 हो गया, 3 से गुणा हो गया, क्या बचा, 2x + 4 = 0। x का मान निकालना है तो +4 उधर गया तो माइनस का हो गया, और 2 गुणा में है, उधर जाके भाग का हो गया, तो x का मान क्या आया यहाँ से, -2। जब y का मान 0 है तो x का मान क्या आया, -2। अब कोई मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पे x और y के दो मान क्यों निकाले। हाँ, क्या जरूरत पड़ी मुझे कि यहाँ पे x और y के दो मान निकालने पड़े। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ देखा है,
इस प्रकार से होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, दो अक्ष होते हैं, 2D का है ग्राफ। ठीक है, दो डायमेंशन है, एक एक्स और एक वाई। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, दो है। अब इसमें आपको कोई भी आकृति को दर्शाना हो, किसी भी रेखा को दर्शाना हो, कोई भी आकृति हो, कुछ भी हो, आपको दर्शाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम किसकी जरूरत पड़ती है? बिंदु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपने देखा होगा ये ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार से लाइनें होती है, क्षैतिज होती है और ऊर्ध्वाधर होती है। फिर इसमें कहीं हम बिंदु को दर्शाते हैं और वो बिंदु जब हम मिलाते हैं तो हमें हमारी आकृति मिलती है। क्लियर? तो किसी ग्राफ में आकृति को दर्शाने के लिए सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट या सबसे कम से कम जिसकी जरूरत पड़ती है वो कौन है? बिंदु। तो बिंदु को दर्शाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ठीक है, बिंदु है, जैसे मैंने यहाँ बिंदु बता दिया। अब आप कैसे बताओगे कि ये बोर्ड पे कहाँ पर है? ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड है तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु बनाया, इसका ना नाम है ना कुछ है ना अंक है, तो इसको कैसे बताओगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? दो अक्ष हैं, दो अक्ष है ना, 2D में पढ़ रहे हैं, तो एक तो क्षैतिज वाला हो गया और एक ऊर्ध्वाधर वाला हो गया। क्षैतिज वाले को बोलते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाले बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो कुछ एक्स का मान लेंगे कि हाँ यहाँ से इतनी दूर, एक्स अक्ष से दो दूर, दो इकाई दूर या 2 सेंटीमीटर दूर। ऐसे ही वाई अक्ष से 3 सेंटीमीटर दूर, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दूर करके एक पॉइंट बनेगा, तो वो उसका नामकरण हो गया एक तरह से। तो किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए कम से कम किसकी जरूरत पड़ती है? एक एक्स की और एक वाई की। ठीक है, तो जैसे मेरे को ये बिंदु दर्शाना था, यहाँ एक, ये दो, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ये गया और ये गया। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? 2,3। एक x का मान लिया, एक y का मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक बार x y हुआ, किसके लिए? एक बिंदु को दर्शाने के लिए। क्लियर? और ये क्या हो गया? दूसरे बिंदु को दर्शाने के लिए। मतलब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि दो बिंदुओं को दर्शाने के लिए हमने 2xy निकाले। ठीक है, लेकिन दो की ही क्यों जरूरत पड़ी? अगर आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक। ठीक है, रैखिक बहुपद हो या रैखिक समीकरण हो, एट द एंड ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या बनती है? एक सरल रेखा बनती है। ठीक है, और उस सरल रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पे कितने बिंदुओं का मान निकाला है? 2 बिंदुओं का। अगर हमको 2 बिंदु पता लग जाते हैं, जैसे एक तो ये रहा और एक कहीं यहाँ पे रहा, ठीक है, हमने मान लिया ये 2 बिंदु हैं, तो हम स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो इससे हमको ये किसकी सरल रेखा मिलेगी? जिस सवाल के हम हल निकालने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो किस प्रकार के हल होंगे और हल कैसे आएंगे? ठीक है, एक तो हल निकालना सीखेंगे और एक हलों के प्रकार, किस उनकी प्रकृति कैसी होगी। क्लियर? तो जो 3.1 है वो क्या है? आपको बताती है कि आपके जो हल आएंगे, हलों के प्रकार, किस प्रकार के हल आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने मानक रूप पढ़ा था, क्या था? x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये किसका है? पहली रैखिक समीकरण का। हम क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब 2। तो दूसरी रैखिक समीकरण क्या हो गई? तो ये किसका हो गया? दूसरी रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। ये पहली का हो गया, ये दूसरी का हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ में अगर दर्शाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है। ठीक है, एक सरल रेखा मिलती है। तो
एक सरल रेखा इससे मिली, ठीक है, इस रैखिक समीकरण से मिली, और एक सरल रेखा दूसरी वाली रैखिक समीकरण से मिली, ठीक है। तो हमें दो सरल रेखा मिलेगी इसमें ग्राफ के अंदर, क्लियर। अब वो दोनों सरल रेखाएं कैसी कैसी होगी, कि कैसी बनेगी ग्राफ के अंदर, वो हम देखेंगे। टोटल 3 तरीके से बनती है, क्लियर। एक तो हमको कि डायरेक्ट मिल जाती है, एक ऐसे जा रही हो और एक ऐसे जा रही हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। कहाँ पर? किसी एक बिंदु पर काट रही है, ठीक। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, हम क्या ढूंढ रहे हैं? हलों के प्रकार, मतलब उनकी प्रकृति ढूंढ रहे हैं कि इस तरीके के हल हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया एक केस। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं कभी मिले ही नहीं, दोनों रेखाएं कभी मिले ही नहीं, इसका मतलब दोनों क्या है? समांतर है। एक ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। अगर यहाँ पे उनके बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर है तो आगे चल के भी उनके बीच का अंतर हमें 5 सेंटीमीटर होगा। समांतर रेखाएं यही होती है ना, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान हो, जो कि अनंत पे जाके मिलती है, और अनंत हमें पता नहीं है कहाँ है। तो इसका मतलब हम यही मानते हैं कि वो कभी नहीं मिलेगी, क्लियर। तो ये दोनों क्या है? एक केस ये हो गया समांतर रेखाएं, ठीक। पहला केस क्या हुआ? प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरी, दोनों रेखाएं कभी मिल ही नहीं रही, ठीक। और तीसरी कि एक रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। एक रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा है। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनती है तो ऐसी दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं, क्लियर। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। ये 3 तरीके की प्रकृति होती है, हलों की प्रकृति होती है। अब ये इसमें देख के बताइए कि यहाँ पे हमको कितने हल मिले। अगर हमने ग्राफ बनाया दो सरल रेखाओं का तो हमको कितने हल मिल रहे हैं? केवल एक। कहाँ पर? जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? केवल एक हल, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, क्लियर। अद्वितीय क्यों बोला? क्योंकि इसका कोई दूसरा हल है ही नहीं। इन रेखाओं का कोई दूसरा, ये कभी दोबारा मिलेगी नहीं, ठीक है। कहाँ मिल रही है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो इसलिए इसका क्या है? अद्वितीय हल बोलते हैं इसको। और उसका मतलब क्या होता है? केवल एक ही हल निश्चित है, वही यूनिक इसका आंसर है, एक केवल एकमात्र सॉल्यूशन है। दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं ऑब्वियस बात है, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलेगी। जब मिल ही नहीं रही तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? हल क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर आएगा? कोई हल नहीं, ठीक है। दो सरल रेखाएं हैं, समीकरण है, इनके कोई हल नहीं है। कब नहीं होंगे? जब वो दोनों रेखाएं क्या होगी? आपस में समांतर होगी, क्लियर। तीसरा क्या है? संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर एक दूसरे को ढकती हुई निकल रही है, क्लियर। अभी हम उदाहरण करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये एक रेखा है, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर मैंने एक रेखा और बना दी। अब आपको पेन वाली जो रेखा है वो नहीं दिख रही होगी, क्योंकि डस्टर वाली जो रेखा है उसने उसको ढक दिया है, क्लियर है। दोनों एक ही, यहीं से ये गुजर रही है और यहीं से ये भी गुजर रही है, लेकिन ये इसके ऊपर है, ओवरराइट हो रही है, ठीक है। एक के ऊपर एक हो रही है, एक छोटी है तो एक बड़ी है, ऐसे मान लो, ठीक। लेकिन दोनों एक ही जगह से जा रही है, काट नहीं रही है, संपाती है, ठीक है।
तो संपाती है तो ये इन दोनों के हल होगा या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। इसका हल होगा क्योंकि एक के ऊपर दूसरी है। मतलब ऐसा हल क्या होता है? ऐसा मान जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, चर का वह मान। आप x और y के मान ही तो निकाल रहे हो। हल का मतलब क्या है? अचर का मान तो निकाल नहीं सकते a b c, वो तो पहले ही अचर है, उसका मान पहले से ही स्थिर है, इसका तो निकाल नहीं सकते। तो किसका निकालना है? चर का मान, x और y का। जब x और y का मान ऐसा निकालना है कि जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। ठीक है, तो इस पे जितने भी बिंदु होंगे, किसी एक रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो दूसरी रेखा के भी तो बिंदु होंगे। तो इसका मतलब इसके कितने हल हुए? इसके हल हुए अनेक। अनेक मतलब एक से ज्यादा हल। ठीक है, 3.1 में सिर्फ यही है। 3 तरीके के क्वेश्चन है। आपको ढूंढना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक ही हल होगा। दूसरा, समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा, अगर संपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल होगा। अब आप कहोगे कि सर ग्राफ बनाएंगे, बड़ा प्रोसेस होगा, लंबा जाएगा, तो हमको कैसे पता लगेगा? इतना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, मतलब हमारा टाइम खर्च हो रहा है। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड है, क्या है कि आप इसका अनुपात निकाल लो। अचर जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वो निकाल लो, अनुपात निकाल लो और उनको कंपेयर कर लो। ठीक, कैसे? ये देख लो। जैसे a1 बटा a2 निकाला, b1 बटा b2 निकाला, c1 बटा c2 निकाला। सेम इस वाली के लिए भी a1 बटा a2 निकाला, b1 बटा b2 निकाला और c1 बटा c2 निकाला। सेम तीसरे वाले के लिए a1 बटा a2 निकाला, b1 बटा b2 निकाला और c1 बटा c2 निकाला। ये तो क्या है? अचर है ना, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेंगे। दो समीकरण मिलेगी तो दोनों में ए बी सी तो ढूंढ ही सकते हो ना। जो अचर पद है, जो चर के गुणांक हैं, a1 क्या है? x का गुणांक है, b1 क्या है? y का गुणांक है और c क्या है? जो खुद अकेला है। ठीक है, अचर वाला जो पद है, ठीक, अकेला तो क्या है? एक x के साथ ही है, x की घात क्या है, लेकिन इसमें 0 है। क्लियर? तो ए बी सी आप ढूंढ सकते हो अगर क्वेश्चन में आपको अगर समीकरण मिलेगी तो। क्लियर? आपको क्या करना है? सिर्फ उनका अनुपात निकालना है और कंपेयर करना है। ठीक है, अगर ये मिलता है, ठीक है, कि a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का जो अनुपात आएगा वो अगर बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे? कि जो दोनों रैखिक समीकरण हैं उनका केवल एक हल होगा। ठीक है, हल आएगा क्या, वो कब पढ़ेंगे? अगले 3.2 में हम हल निकालना, अभी क्या निकालना सीख रहे हैं? उसकी प्रकृति निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, हल की क्या आएगा, कितना आएगा, ये सब हम 3.2 में पढ़ेंगे। उसकी भी कुछ विधियां हैं, विलोपन विधि, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि कौन सी? हम डब्बा बना के रेखाएं बनाएंगे और हल निकालेंगे। ठीक है, एक ग्राफी विधि हो गई, एक विलोपन विधि हो गई, एक प्रतिस्थापन विधि हो गई, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? उन हलों की प्रकृति देख रहे हैं हम कि हल कैसे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है, ठीक, ऐसा कुछ मिलता है तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी? आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी कहाँ पर? एक बिंदु पे करेगी। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पे करेगी और केवल एक हल होगा। दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है? इसका उल्टा, ये तो बराबर होगा लेकिन इधर वाला बराबर नहीं होगा। b1 b2 और c1 c2 बराबर नहीं होंगे। क्लियर? तो ये जो दोनों रेखाएं वो समांतर रेखाएं होगी और इनके कोई हल नहीं होंगे। क्लियर? तीसरा और आखिरी क्या है? एक के ऊपर एक है। ठीक, तो इसमें ये सबसे सिंपल है, इसमें सब बराबर होगा।
क्लियर? अभी उदाहरण देखेंगे तो पता लग जाएगा। और एक लाइन और है कि अगर इसके रेखिक समीकरण युग्म के अगर हमको हल मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संगत, ठीक है? और हल अगर नहीं मिलते हैं, कोई हल नहीं है उसका, उन दोनों रेखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ तो एक से ज्यादा हल मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे, ठीक है? कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसके हल संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत कब होता है? जब उसके कोई ना कोई हल होगा तो वो संगत होगा, दोनों जो रेखाएं हैं संगत होगी, ठीक? कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि हलों के प्रकार किस तरीके से होते हैं, ठीक है? पहला उदाहरण आपको दिख रहा होगा, x माइनस 2y बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये पहली समीकरण है रेखिक, ये दूसरी रेखिक समीकरण है। मानक रूप क्या होता है इसका? a1x प्लस b1y, हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी का मानक रूप क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है? तो अब क्या निकालना है इसमें हमको? a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो निकालिए। a1 क्या होता था? x का गुणांक, x का गुणांक क्या है पहली समीकरण में? 1। b1 क्या होता था? y का गुणांक, y का गुणांक क्या है यहाँ पे? -2। c1 क्या है? पहली समीकरण का अचर पद। पहली समीकरण में अचर पद है ही नहीं तो क्या लोगे? c1 का मान 0, ठीक है? ऐसे ही दूसरी समीकरण में क्या आएगा? a2 क्या है? x का गुणांक कितना है? 3 प्लस का 3। b2 कितना है? प्लस का 4। और c2 तो सामने लिखा है यहाँ पे, कितना है? माइनस का 20। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? इनमें इनका अनुपात, यही तो देख रहे थे, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, उनको अलग अलग कर रहे थे कि वो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर रहेगी या संपाती रहेगी, ठीक है? किसकी वजह से? उनके अनुपात निकालने से। तो वही निकाल रहे हैं, क्या था? b1 बटे b2, c1 बटे c2। क्लियर? तो a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3, ठीक? b1 कितना है? -2 और b2 कितना है? 4। c1 कितना है? 0, c2 कितना है? माइनस, ठीक है? पहला ही हमको बराबर नहीं मिला, ठीक है? ये कितना होगा? 2 से कटेगा तो 1/2, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 1/3, मतलब बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रेखिक समीकरण युग्म है, रेखिक युग्म के अद्वितीय हल होंगे, या क्या लिख सकते हैं? केवल एक हल होगा, ठीक है? और अगर हल है तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? आपस में संगत कहलाएगी, ठीक है? संगत हल होगा। क्लियर? ये तो था पहला उदाहरण। ग्राफ में भी देखें तो इस प्रकार से ये किसी एक पॉइंट पे काटेगी,
प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी ना। पहला उदाहरण क्या है, अद्वितीय हल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे सेम a1, b1 और c1 तीनों के मान कितना आएंगे? a1 का मान आया 2, b1 का मान आया प्लस का 3 और c1 का आया माइनस का 9। ऐसे ही a2 का मान आया 4, b2 का मान आया 6 और c2 का मान आया माइनस का 18। अब अनुपात निकाल लीजिए इनके बीच का, कितना आएगा? a1 बटा a2 कितना आएगा? 2 बटा 4, b1 बटा b2 कितना आएगा? 3 बटा 6 और c1 बटा c2 कितना आएगा? माइनस का 9 बटा माइनस का 18। ठीक है, इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से कटा 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 से काटा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब तीनों हमको क्या मिल गए? बराबर मिल गए। और बराबर मिलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है? दोनों रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, समपाती है तो इनके हलों की संख्या कितनी होगी? अनेक हल होंगे। ठीक है, जब अनेक हल हैं तो क्या बोल सकता हूँ? अनेक हल हैं तो अगर एक भी हल है तो संगत बोल रहे थे, तो अनेक हल है तो भी तो ये क्या होगा? आपस में संगत होगा। खत्म। क्लियर? अब तीसरा क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सेम प्रोसीजर यूज करना है, a1, b1 और c1 निकालना है। कितना आएगा? यहाँ x का गुणांक कितना है? पहली समीकरण में देख के बताइए, x का गुणांक कितना है? 0 नहीं, यहाँ पे x का गुणांक है 1। कैसे? क्योंकि अगर 0 आपने माना तो ये x नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से x गुणा होके 0 हो जाता है। अगर x यहाँ पे उपस्थित है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, तो क्या बचा? 1। 2 रख नहीं पाओगे क्योंकि 2 रखना दिखता है, 1 नहीं दिखता तो भी चलता है, क्योंकि उसको उससे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पे a1 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। b1 का मान क्या आया? प्लस का 2 और c1 का मान क्या आया? माइनस का 4। वैसे ही a2 का मान क्या आया? 2 प्लस का, b2 का मान आया 4 और c2 का मान आया माइनस का 12। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, अनुपात निकालो। कितना आएगा? a1 बटे a2 कितना आया? 1 बटा 2, b1 बटे b2 2 बटे 4, c1 बटे c2 माइनस 4 बटे माइनस 12। क्लियर? इसको तो हल क्या करें, ये तो वापस से 1 बटा 2 बन गया। इसको हल किया, 2 के पहाड़े से काटा 1 2, इसको 4 के पहाड़े से काटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 एकम 4 और 4 दिया 12। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हैं पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो कौन सा केस लगा? हाँ, समांतर रेखाओं वाला केस लगा। ठीक है, समांतर रेखाओं में क्या होता था? a1 a2 और b1 b2 तो बराबर आते थे पर c1 c2 बराबर नहीं आते थे। ठीक है, ये वाला बराबर नहीं आया। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? दोनों रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं। ठीक है, अब कोई हल नहीं है तो क्या बन गई है? संगत रही नहीं तो क्या बन गया? असंगत हो गया।
क्लियर, समझ में आया? ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप हल निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे हल बता देता हूँ। ठीक है, आप ट्राई करना, 2 मिनट लेना, 5 मिनट लेना, जितना लगे लगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखने का। क्लियर, इससे आपको पता लगेगा आपको कितना समझ में आया है। ठीक, अब पहला समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। अब आपका मानक रूप देखिए, मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या इस रूप में लिखा हुआ है कि जो पहली समीकरण है वो इस मानक रूप के रूप में लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, तो इसको उसमें बदलो, क्योंकि बराबर में क्या आना चाहिए, 0, दूसरी तरफ 0 रहना चाहिए, बाकी सब इस तरफ आ रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, 6 पड़ा हुआ है उधर दूसरी तरफ, तो उसको इधर ले आओ, तो प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो गया। ठीक, अब ये क्या बन गया, मानक रूप के रूप में ढल गया। क्लियर, उसी प्रकार से दूसरी रैखिक समीकरण देखिए, क्या है, 12 दूसरी तरफ है, होना क्या चाहिए, मानक रूप देखिए वहां पे है 0 है, तो इसका मतलब 12 को इधर लाना पड़ेगा, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया, तो 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब ये क्या है, हमारे मानक रूप के रूप में आ गए। अब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल सकते हैं, तो निकालिए। a1 का मान कितना आएगा, x का गुणांक है, क्या है, 1। b1 क्या आएगा, प्लस का 3, क्या है, y का गुणांक पहली समीकरण में, और c1 क्या आएगा, माइनस का 6। उसी प्रकार से a2 कितना आएगा, 2, b2 कितना आएगा, माइनस का 3, और c2 कितना आएगा, माइनस का 12। अब वही अनुपात के रूप में लिख दो, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, क्या आएगा, 1/2, 3/3 माइनस का और ये प्लस का। क्लियर, c1 c2 लिखा, माइनस का 6 डिवाइड बाई माइनस का 12। क्लियर, ये तो क्या आएगा, 1/2, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 से 3 गया तो 1 बचा, क्या आंसर आया, 1। 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर है, तो माइनस का 1 आया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और 6 के पहाड़े में 12 आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हाँ क्या बोलते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, या फिर ये लिख दो, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और वो बिंदु क्या होगा, उसका हल होगा। ठीक है, इन समीकरण युग्मों का हल होगा, उस x का मान और एक y का मान। बिंदु को दर्शाने के लिए एक x और एक y चाहिए ना, तो बस वही, तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हल आएगा, क्या बोलते हैं उसको, अद्वितीय हल। और अगर हल बोल दिया तो क्या होगा, ये संगत होगी आपस में। क्लियर, समझ में आया? ठीक, ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे उन समीकरणों के युग्मों के हल। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा था हमने, उनकी प्रकृति को जाना था कि हल किस प्रकार के आएंगे, कि हल आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, एक आएगा या अनेक आएगा। तो उस तरीके से हमने देखा था कि अनुपात निकाल के अचर जो पद थे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकाल के हमने अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे 3.2 में क्या है, उन समीकरणों के हल कैसे निकालते हैं। मतलब समीकरण में क्या है, पद है, मतलब चर और अचर है, तो किसका मान निकालना है, चर के मान निकालने हैं। अचर के मान निकालने का कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही स्थिर होते हैं, उनके मान फिक्स होते हैं। तो चर का मान निकालना है, तो चर कौन कौन से हैं, x और y। ठीक है, तो कितने x और y निकल सकते हैं, एक xy निकला मतलब एक बिंदु का पता लगा, 2xy निकला मतलब दो बिंदु। एक बिंदु हल है या दो बिंदुओं पे काट रहा है या दो से ज़्यादा बिंदुओं पर वो एक दूसरे पे समपाती है। एक से ज़्यादा हल है तो वो एक दूसरे पे समपाती है। ठीक है, तो एक तो है ग्राफी विधि, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की प्रकृति। ठीक है, दो रैखिक समीकरण हैं, उनके कुछ हल होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, ये सब हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली 3.2 में क्या पढ़ेंगे, उसमें उनके हल। ठीक है, उनके हल, अभी तक क्या पढ़ा था, उनकी प्रकृति। क्लियर, हल कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह की विधियां हैं, एक ग्राफी विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ग्राफी विधि में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका है, अपन ने ग्राफ बनाया है और समीकरण को रेखा के रूप में दर्शाया है। ग्राफ में रेखा एक सरल रेखा ही बनती है, ठीक है, वही हमने दर्शाया है, तो वही ग्राफी विधि। और उसी के द्वारा हम पता लगाएंगे कि वो प्रतिच्छेद हो रही है तो कहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, तो जहाँ प्रतिच्छेद होगी वो उसका हल हो जाएगा। ठीक है, हल क्या है, किसी रैखिक समीकरण का हल क्या है, उसमें उपस्थित चरों का मान। तो कितने चर हैं, दो चर हैं, दो चर के रैखिक समीकरण ही पढ़ रहे हैं, तो x और y का मान। ठीक है, कि अगर एक हल हुआ तो एक बार एक्स वाई का मान आएगा, दो हल है तो दो एक्स वाई का मान आएगा, और कोई हल नहीं है तो कोई एक्स वाई का मान आएगा ही नहीं, वो रेखाएं आपस में कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, जैसे कि समांतर रेखाएं। क्लियर, तो पहली विधि पढ़ते हैं ग्राफी विधि, और उसके बाद आती है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ग्राफी विधि को पढ़ने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है, ग्रीन पेपर। ठीक है, क्योंकि उसमें ड्रॉ करने पर सिंपली हमको दिख जाता है कि ये यहाँ पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्लियर, प्रतिस्थापन में हम और विलोपन में, इन दोनों में हमको समीकरणों को हल करना पड़ता है। ठीक, वो हम अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, पेन उठाया और हल करना स्टार्ट कर दिया। प्रतिस्थापन कैसे होती है कि प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित मतलब हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों में दो चर हैं। ठीक है, दो ही चर हैं और दो ही समीकरण हैं, तो हमको ये पता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, हाँ, कि उस चर को एक तरफ रखते हैं और बाकी सब जितना भी भाग है सबको, अचर वाला जो भाग है जितना भी, उन सबको दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ रख देते हैं, तो वो जब हल होता है तो हमें उस चर का मान पता लग जाता है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हमको हल करना आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चर वाला है, तो इसका मतलब अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक चर में बदल देते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण बदल देते हैं, तो हम उसको हल कर पाएंगे, एक चर का मान निकाल पाएंगे। तो वही प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक समीकरण को उठाते हैं, जैसे कि इस समीकरण में से मैंने x का मान निकाला, क्या आएगा, 6 माइनस 3y। ठीक है, अब इस x के मान को 6 माइनस 3y को कहाँ रखेंगे,
दूसरे समीकरण में x की जगह रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y। क्लियर? और जब यहाँ पे 6 माइनस 3y आया तो ये पूरा जो दूसरा समीकरण बन गया ये y के टर्म में बन गया, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो जब एक चर वाला रैखिक समीकरण हमको हल करना आता है तो हम उस चर का मान निकाल लेंगे, और जब एक चर का मान आ जाएगा तो हम किसी भी दोनों में से कहीं भी रख दोगे तो दूसरे चर का मान भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई प्रतिस्थापन विधि, इसमें हम करते हैं प्रतिस्थापित। उसके बाद आता है विलोपन विधि। ठीक, तीसरा विलोपन विधि, नाम से पता लग रहा है विलोप करना है। क्लियर? किसको विलोप करना है? किसी एक चर को। हमारी समस्या क्या है कि दो चर है तो उसमें से एक चर को हटा देंगे तो एक चर वाला समीकरण हम हल कर देंगे। तो एक चर का बनाने के लिए एक चर को विलोप करना पड़ेगा। विलोप मतलब गायब करना पड़ेगा, गायब मतलब हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? ऐसे तो नहीं कि हाथ से मिटा दिया और हटा दिया, नहीं ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे जब पता लग जाएगा। क्लियर? तो अभी ये समझ लो कि विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोप करना होता है, एक चर को विलोप करना। प्रतिस्थापित स्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, किसी का मान दूसरी समीकरण में जाके रख देना। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देना। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि। वापिस से वही उदाहरण उठाया, उदाहरण नंबर 4। अभी हमने क्या निकाला था इसका थोड़ी देर पहले, इसकी प्रकृति निकाली थी। क्लियर? तो क्या प्रकृति आई थी कि हलों की क्या प्रकृति होगी, हाँ, कि ये दोनों क्या होगी, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगी। क्लियर? तो इनके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल मतलब संगत होगा, दोनों रेखाएं संगत होगी। किसी का भी हल अगर पता लग जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। ठीक, तो हमें इतना तो पता है इस सवाल के बारे में, उसकी प्रकृति पता है, हल है, अब निकाल लो। तो निकालने के लिए विधियां हैं, उसमें से पहली विधि उठा रहे हैं ग्राफी विधि, वही समझेंगे। ग्राफी विधि में क्या करेंगे, पहला समीकरण उठाया, क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। इसमें x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले x को 0 रखो और y का मान निकालो, फिर y को 0 रखो और x का मान निकालो। पहले क्या करेंगे, x को 0 रखा, x को 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x बराबर 0, 3y बराबर 6। तो y का मान निकालना है तो क्या आएगा, गुणा में है, उधर जाके भाग बन गया, क्या आया 2। तो जब x का मान 0 है तो y का मान क्या आ गया 2। क्लियर? जब x का मान 0 है तो y का मान क्या आया 2। फिर y का मान 0 रखो, दूसरा बिंदु निकालना है तो क्या आएगा, y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया 6। 0 हो गया ना, 0 होते ही x का मान क्या आ गया 6। क्लियर? तो ये तो था पहली समीकरण के को ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सरल रेखा चाहिए, और सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु को दर्शाने के लिए 1x 1y, दूसरे बिंदु को दर्शाने के लिए 1x 1y। समझ में आया कि मुझे दो बिंदु ही क्यों चाहिए? ठीक है, क्योंकि मुझे सरल रेखा बनानी है, ग्राफ में सरल रेखा बनानी है, और सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो इसके कम से कम 2 मैंने बिंदु निकाल लिए। उसी प्रकार से दूसरी समीकरण में भी सेम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 रखो। x को 0 रखा, क्या आया 2 गुणा x माइनस का 3y बराबर 12। ये 0 हो गया, ये क्या बचा, माइनस का 3y बराबर 12। तो y का मान क्या आएगा, -3 क्या है, गुणा में, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो 12 के नीचे भाग में आ गया, कितना आया -3। तो y का मान क्या आया, प्लस माइनस माइनस
12 में 3 का भाग लगाया 4, तो y का मान क्या आ गया माइनस का 4। क्लियर। अब y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखो, कितना आएगा इसके अंदर 2x माइनस 3, y का मान 0 रखा बराबर 12। ठीक है, ये 0 3 से गुणा होकर 0 हो गया, क्या बचा 2x बराबर 12, x का मान क्या आ गया प्लस का 6। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे भी दो बिंदु आ गए एक सरल रेखा के लिए, यहाँ पे भी दो बिंदु आ गए दूसरी सरल रेखा के लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे और पता करेंगे ये आपस में कट रही है या नहीं कट रही है। जहाँ तक हमने अभी इसकी प्रकृति देखी थी तो हमको पहले से ही पता है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये कटेगी, तो वो देख लेते हैं। क्लियर। इसको हटा दो। ठीक, हाँ, तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, ग्रीन पेपर होगा तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि कच्चे चित्र से आप एक्यूरेट आंसर नहीं बता पाओगे। कभी बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए ग्राफी विधि से तो आपको ग्रीन पेपर की मतलब ग्राफ की ज़रूरत ही पड़ेगी। क्लियर। अब हम यहाँ पे लग करते हैं। पहला बिंदु क्या है 0,2। x का मान 0 कहाँ होता है? हाँ, x का मान 0 कहाँ होता है? y अक्ष पर। इस y वाले अक्ष पर x का मान क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ y का मान तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, लेकिन x का मान इस अक्ष पर हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर। तो x का मान 0, इसका मतलब इसी लाइन पे आपका बिंदु आएगा। अगर x का मान 0 है तो कहाँ आएगा इस लाइन पे, वो कौन बताएगा? y बताएगा। y बराबर क्या है प्लस का 2। प्लस का 2 बनाओ, कहाँ है? यहाँ ऊपर की तरफ। नीचे तो क्या है -2, ऊपर क्या है +2, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये क्या आ गया आपका पहला बिंदु, पहले रैखिक समीकरण का पहला बिंदु आया। क्या यहाँ पे x का मान कितना है 0, y का मान क्या है 2। क्लियर। दूसरा बिंदु क्या है y का मान 0। y का मान 0 कहाँ होगा? x अक्ष पर। y का मान 0 कहाँ होगा? x अक्ष पर। क्लियर। अब यहाँ पे y का मान 0, x का मान चेंज हो सकता है। ठीक, तो x का मान कितना है 6, तो चेंज होने की जरूरत ही नहीं है। 6 कहाँ है? ये रहा प्लस का 6। ये क्या बन गया आपका दूसरा बिंदु। यहाँ पे x का मान क्या है 6, y का मान क्या है 0। ये पहला हो गया। तो क्या करोगे, जब पहले दो बिंदु मिल गए तो स्केल से एक लाइन खींचोगे। ठीक, तो ये क्या आया x + 3y बराबर 6 की सरल रेखा। ये ग्राफ में x + 3y बराबर 6 कहाँ बनेगी? ठीक है, तो ये वाली लाइन होगी। क्लियर। अब हमको इसके हल ढूंढने हैं। हल ढूंढने के लिए दूसरी रेखा भी देखनी पड़ेगी। दूसरी रेखा का पहला बिंदु क्या है? रेखा बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए, तो पहला बिंदु क्या है 0, -r। x का मान 0 कहाँ होता है? y अक्ष पे होता है। क्लियर। तो y अक्ष पर x का मान 0, तो कहाँ पे होगा y पे? जो वो y बताएगा। y बराबर -4 है। -4 कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे y का मान तो -4 है, लेकिन x का मान क्या है 0, पूरे पे 0 होता है, और y का मान -4 यही मिलेगा। क्लियर। तो ये आ गया आपका पहला बिंदु। दूसरा क्या है y का मान 0 और x का मान 6। y का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर। y का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर, और x का मान क्या है 6। क्लियर। तो x का मान 6 और y का मान 0, इसका मतलब ये हो रहा दूसरा पॉइंट। तो अब लाइन खींचोगे स्केल से तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से सरल रेखा बनेगी। ये पहली सरल रेखा है, ये दूसरी सरल रेखा है। ये दोनों कहाँ काट रही है? इस बिंदु पे काट रही है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे काट रही है। क्या है इसके निर्देशांक? निर्देशांक मतलब x और y की, उस बिंदु के x y की
वैल्यू मतलब मान कितना है, x का मान है 6, y का मान है 0। इसका मतलब x बराबर 6 और y बराबर 0 पर ये दोनों रैखिक समीकरण संतुष्ट होती है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब सेम क्वेश्चन है, अभी हमने इसको किससे हल किया था, ग्राफी विधि से इसका हल निकाला था। क्या आया था, x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। सेम क्वेश्चन है, इसको प्रतिस्थापन विधि से इसके हल निकालने हैं, क्योंकि किसी से भी कर सकते हो ना, ये हल निकालने की विधि है। यूँ थोड़ी बोल रहा है कि ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा। आप किसी से भी हल तो किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप बाद में कंपेयर करना कि कौन सी आपके लिए बेहतर है, कौन सी कब लगानी चाहिए, और वो कब पता लगेगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, सबके 5-5, 10-10 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद एनालाइज करोगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ये इससे होगा, ये वाला अगर समांतर है तो ये इससे होगा, ये अगर संपाती है तो ऐसे होगा, उस तरीके से। तो वो आप खुद एनालाइज करिए, बाकी हल सबसे होगा। आप ग्राफी से भी हल कर सकते हो क्वेश्चन को, प्रतिस्थापन से भी उसके हल निकाल सकते हो अगर हल पॉसिबल है तो। क्लियर? और यूनिवर्सल से भी निकाल सकते हो। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी वाली प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में बताया था कि क्या करना है, एक चर को उठाना है किसी में से, उसका मान निकाल के दूसरे में डाल देने का। ठीक, कैसे अभी देख लेना। ठीक, किसका मान रखूं, x का मान रखूं। ठीक है, पहली समीकरण से x का मान निकाला, कितना आएगा बताओ। पहली समीकरण क्या है, 3y बराबर 6। तो x का मान क्या आया, 6 माइनस 3y। आया नहीं आया? अब ये x बराबर 6 माइनस 3y, इसको किसमें डालोगे, दूसरी समीकरण में। समीकरण नंबर 2 में x का मान 6 माइनस 3y रख दो, तो रख दो। समीकरण 2 में x बराबर 6 माइनस 3y रखने पर, ठीक है, तो क्या आएगा, x की जगह 6 माइनस 3y फिर माइनस 3y बराबर 12। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहले समीकरण में से x का मान निकाला, आप चाहो तो y का मान निकाल लो। मुझे तो एक चर का मान निकालना है, किसी का भी एक तरफ रखना है एक चर को, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना। क्लियर? तो एक चर का मान आया, उस एक चर का मान को दूसरी समीकरण में रख दो, अगली वाली में। वही किया, समीकरण 2 में x का मान 6 माइनस 3y रखने पर। क्लियर? रखा, अब इसको हल कर दो। 2 से गुणा किया 12, 2 से गुणा किया माइनस का 6 माइनस का 3y बराबर 12। माइनस का 6y माइनस का 3y, माइनस माइनस क्या होता है, समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे। तो 6 और 3 9, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और यहाँ पे क्या है, 12 बराबर 12। क्लियर? तो ये माइनस का 9 है उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का। 12 माइनस 12 माइनस 9 है उधर जाके प्लस का 9 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? इस प्लस 12 को मैंने इधर लाया तो माइनस 12 हो गया, इस माइनस 9 को उधर लेके गया तो माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस का 9। ठीक, प्लस 12 में से माइनस 12 किया तो 0 और 9y बराबर 0। तो y क्या है, 9 के 9 गुणा में है, उधर जाके भाग बनेगा। कितना हो गया, 0/9। कितना आएगा आंसर, 0। यहाँ से क्या पता लगा मुझे, y का मान क्या आया, क्या आया, 0। अब y बराबर 0 आपको पता लग गया। अब इन दोनों में से किसी में भी रख दो तो x का मान आ जाएगा। अभी किस में रखा था हमने x का मान, समीकरण नंबर 2 में। अब 1 में रख दो, y का मान पता लग गया तो 1 में रख दो। कितना आएगा, x प्लस 3 गुणा y का मान 0 रखा, कितना आया x का मान, प्लस 0 बराबर 6। x बराबर क्या आया, 6। अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, तो ग्राफी विधि से हमको क्या मिला था, x बराबर 6 y बराबर 0। प्रतिस्थापन किया तो क्या मिला, x बराबर 6 y बराबर 0। इसका मतलब हमने एकदम सही तरीका अपनाया है। ठीक, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। प्रतिस्थापन का मतलब होता है
एक समीकरण में से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देना, मतलब उसके मान को रख देना। क्लियर? तो इसमें से मैंने x का मान निकाला, आप चाहो तो y का मान भी निकाल सकते हो। क्लियर? x का मान निकाला तो कितना आया, 6 माइनस 3y, माइनस प्लस 3y को उधर भेजा तो माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3y। अब 6 माइनस 3y आया x का मान। अब इसे x के मान को मैंने समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करा, क्या आया, समीकरण 2 में x बराबर 6 माइनस 3y रखने पर तो कितना आया, 2, 2 का 2, x की जगह क्या बोला, 6 माइनस 3y, तो 6 माइनस 3y रखा, माइनस 3y का 3y बराबर 12, क्योंकि x का मान पता है ना, y का मान नहीं पता, तो y वैसा का वैसा आएगा। अब इसको हल कर दिया, गुणा में था, 2 से गुणा किया 6 12, 2 से माइनस 3 गुणा किया माइनस 6y, माइनस 3y का माइनस 3y 12 का 12, माइनस 6y माइनस 3y, दोनों समान चिन्ह थे तो मैंने जोड़ना था घटाना, विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, समान चिन्ह है तो जुड़ते हैं। तो माइनस 6 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 9, तो माइनस 9 आया, प्लस का 12 प्लस का 12, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 बन गया, और ये माइनस का 9y उधर जाके प्लस का 9y बन गया, 12 में से 12 गया तो 0, 9y था, y का मान निकालना है तो 9 क्या है, गुणा, उधर जाके भाग, तो 0/9 कितना आया, 0, तो y का मान क्या मिल गया हमको यहाँ से, 0। ठीक, y का मान 0 मिल गया। अब y के मान 0 को समीकरण 1 में रख दिया, मतलब पहले वाले समीकरण में रख दिया, यहाँ पे 0 रखा तो क्या आया, 3 गुणा 0, 3 गुणा 0, तो x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6, क्या आया, 0, तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर? तो ये थी प्रतिस्थापन विधि। अब हम पढ़ेंगे तीसरी और आखिरी विधि, विलोपन विधि। ठीक है, ग्राफी विधि पढ़ी थी, उसमें हम ग्राफ बनाए, रेखाएं मिलाए या नहीं मिली वो देखेंगे। सरल रेखा बनाई, सरल रेखा बनाने के लिए बिंदु चाहिए होते हैं, बिंदु के लिए हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में 2x और 2y के मान निकाले, एक बार 0 रखा x को, एक बार y को 0 रखा, तो हमको 2 बिंदु मिल गए, सरल रेखा बना दी। ठीक, अगर आपस में कटी तो प्रतिच्छेद हुई, एक के ऊपर एक आई तो संपाती हुई, और अलग अलग रही, कभी मिली नहीं तो क्या हो गया, समांतर हो गई। क्लियर? उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करा था हमने, एक चर का मान निकाला एक समीकरण में से, उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब उसके मान को उसमें रख दिया, तो जब उसमें रख दिया तो वो पूरा जो दूसरा समीकरण है वो एक चर वाला समीकरण हो गया। और एक चर वाला समीकरण कैसे हल करते हैं, एक चर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। क्लियर? सिंपल। अब तीसरा विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या था, विलोप कर देते हैं। विलोप का मतलब क्या होता है, विलोप का मतलब क्या होता है, विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। ठीक है, गायब कर देना, विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो किसको गायब करना है, 2 चर है उसमें से एक को गायब करना है। कैसे करोगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग करके, नॉर्मली हम क्या करते हैं, गुणा करके करते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना कौन सी विधि है, विलोपन विधि। क्या करेंगे, ऐसे रखा, तो x माइनस 3y पर 12। अब मुझे बताओ कि अगर इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा, x में से 2x को हटाया, कितना आया, माइनस x, मतलब माइनस x बचा, प्लस 3y में से माइनस 3y को घटाया तो कितना होगा, प्लस का 6y, ना कि 0। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6y हो जाएगा, तो इसका मतलब ना x घटा ना y घटा, तो हमको एक तो हटाना है, एक चर में लाना है, तो इसका मतलब क्या करें, या तो इसको 2x बना दो, ठीक है, तो 2x में से 2x घट जाएगा। क्लियर? तो कैसे करोगे, इस पूरे को समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2x, सॉरी 2 से गुणा किया पूरे को, x प्लस 3y बराबर 6, कितना आएगा, 2x प्लस 3 गुना 6y बराबर 6। ठीक है, 2 से गुणा किया, पूरे को करो। अब समीकरण 2 क्या है,
ऐसा का ऐसा आएगा, उसको कुछ नहीं करना। ठीक, अब क्या करोगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, घटाओ तो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, कितना हो गया 0। ये प्लस का 6y और ये घटाया ना, तो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर, तो प्लस का 6y प्लस का 3y कितना हो गया, प्लस का 9y। इसमें से इसको घटाया, कितना आया, 6 में से ये आया, हाँ कहाँ गलती करी मैंने, इस 6 को गुणा नहीं किया। ठीक है, 6 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 12। अब 12 में से 12 गया तो कितना आया 0। तो आपको क्या मिला 9y बराबर 0, y बराबर 0/9। तो y का मान क्या आ गया 0। अगर y का मान, अब एक चर का मान पता लग गया था, अब तो प्रतिस्थापन वाली लगा दो कि उसको उठा के कहीं भी रख दो। तो पहले में रखी, पहले समीकरण में y का मान पहले में रखा, कितना आएगा x बराबर 6, खत्म। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको, विलोपन विधि। ठीक है, क्या होता था विलोपन विधि में, हाँ विलोप करते थे, एक चर को विलोप करेंगे। ठीक है, अब विलोप करने के लिए दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के चिन्ह भी सेम होंगे और उनके गुणांक भी सेम होंगे। क्लियर, तो यहाँ देखो 2 है, 5 है, 1 है और -3 है। ठीक, तो अगर x और x को बराबर करना है तो 2 और 5 दोनों के लसब क्या होगा, दोनों के कोई ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, 10 में 2 का भी भाग जाता है, 10 में 5 का भी भाग जाता है। क्लियर, तो इसका मतलब इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, तो बना दो। कैसे बनेगा ये 10, 5 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को, दूसरी वाली को 10 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे 5 को, 2 से। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या आएगा 5 2x प्लस y बराबर 13, और दूसरी क्या है 2 गुणा 5x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, गुणा करके लिख दो, कितना आएगा 10x प्लस 5y बराबर 13×5 65। 5 को 2 से गुणा किया, 10x माइनस 3×6y बराबर 16×32। अब इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, घटाना है तो ये ब्रैकेट पूरा लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, ये प्लस था, प्लस का माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये अब घटा दो, प्लस है माइनस है, 10 है 10 है, कितना हो गया, कट के 0 हो गया। क्लियर, प्लस का 5y है, प्लस का 6y है, कितना हो गया, प्लस का 11y। ठीक, प्लस का 65 है, प्लस का माइनस का 32 है, तो 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3। अब क्या मिल गया आपको 11y बराबर 33। y का मान क्या आ गया यहाँ से 33/11, कितनी बार जाएगा 3 बार, क्या मिल गया आपको y बराबर 3। ठीक है, एक चर का मान पता लग गया ना, अब उसको क्या करेंगे, पहले समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर रखो 2x प्लस 3 बराबर 13।
प्लस 3 उधर जाके माइनस का 3, तो 2x बराबर क्या आ गया 10। x का मान चाहिए तो 2 क्या है गुणा में, उधर जाके भाग में बन जाएगा, तो 10/2 कितनी बार जाएगा 5। तो क्या हल आया, x बराबर 5 और y बराबर 3। क्लियर।